This शॉर्ट आउट कर conference will देंगे। now be recorded. तो स्टार्ट करते हैं चरक संहिता, है ना। तो चरक संहिता जैसे कि बोला गया है, चरक संहिता जो है चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। और अगर शल्य की दृष्टि से हम देखें तो सुश्रुत संहिता जो है श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे हम अगर निदान की बात करें तो निदान में माधव निदान को श्रेष्ठ बोला गया है। चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि जो भी हम मैक्सिमम अगर शोधन थेरेपी या औषधि द्रव्य देकर जो भी डिसीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे हम चिकित्सा में इंक्लूड करते हैं। और अगर शल्य की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया या शल्य शरीर के अंदर प्रविष्ट कर दिया और उसे शस्त्र कर्म से अगर बाहर निकालते हैं तो वो शल्य क्रिया के अंतर्गत आता है। तो जो सुश्रुत संहिता है वो शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और चरक संहिता जो है चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। और माधव निदान जो है निदान प्रधान ग्रंथ है ना। तो निदान का मतलब क्या है कि जैसे हमें कोई डिसीज का डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए हमें निदान के जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं तो डायग्नोस्टिक टूल क्या बताया है, जैसे पंच निदान होता है। तो पंच निदान में हमें निदान देखना पड़ेगा कि उसने हिस्ट्री लेके उसके डिसीज के बारे में और उसके जो फूड हैबिट, उसका वर्क स्टाइल और कोई अगर कांटेक्ट हिस्ट्री है वो हमें निदान से पता चलेगा। फिर दूसरा जो है पूर्व रूप, अगर कोई किसी डिसीज को डायग्नोस करना है तो कुछ अलग अलग डिसीज के पूर्व रूप बताए हैं तो उससे भी हम एक तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। फिर आता है रूप। तो रूप क्या है कि जैसे कि किसी भी डिसीज के अलग अलग सिम्टम होते हैं तो सिम्टम के अकॉर्डिंग हम डिसीज को डायग्नोस करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है माधव निदान में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उपसय हो गया और संप्राप्ति हो गया। उपसय अनुपसय मतलब जैसे कि हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आम वात का पेशेंट है और उसको हमने क्या कर दिया, मसाज कर दिए संधियों में तो पेन बढ़ जाता है। तो वो उसके लिए उपसय अनुपसय से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है माधव निदान जो है निदान के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। चरक संहिता चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है। तो यहाँ पर हम जो आपको स्क्रीन में चरक संहिता दिख रही है, यह काशी नाथ पांडे और गोरखनाथ चतुर्वेदी की विद्योतनी टीका है। तो कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो इनिशियल स्टेज से बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ अगर हम फर्स्ट पेज खोलते हैं तो चरक संहिता आप देखोगे सविमर्श विद्योतनी। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोरखनाथ चतुर्वेदी जी की कौन सी टीका है, तो विद्योतनी टीका है। तो यहाँ पर टीका के संदर्भ में हम बात करें तो तीन तरह से टीका होती है। एक संस्कृत टीका, एक हिंदी टीका और तीसरी जो होती है अंग्रेजी टीका। तो अलग अलग लैंग्वेज में भी हो सकती है, लेकिन जो आयुर्वेद में मुख्यतः तीन तरह की टीकाएं मिलती हैं। एक संस्कृत टीका, हिंदी टीका और तीसरी जो है इंग्लिश टीका। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी टीका की बात करें तो विद्योतनी जो है हिंदी टीका है। अगर आयुर्वेद दीपिका है वो क्या है, संस्कृत टीका। टीका का मतलब होता है कोई भी हम अगर मूल ग्रंथ देखेंगे तो चरक संहिता का मूल ग्रंथ कौन सा है, अग्निवेश तंत्र। तो वो जो है किसमें लिखा गया है, पूरा जो है संस्कृत में श्लोक और गद्य फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसको जो है कई लोगों ने अलग से अनुवाद किया गया है। तो अनुवाद करते हुए डिफरेंट आचार्य जो है थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो सकता है अनुवाद करते समय। जैसे कि हम कोई इंस्टा में पोस्ट डालते हैं तो सभी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कमेंट करता है तो सभी कोई सुपर बोलेगा, कोई वाव बोलेगा।
तो कहने का मतलब क्या है, एक ही है, लेकिन उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, या कुछ जो है कुछ लोगों का मत अलग हो सकता है। तो इस तरह से हम टीका को डिफाइन कर सकते हैं। और टीका जो लिखने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीकाकार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो चरक संहिता का हम ये बुक पढ़ रहे हैं, तो ये विद्योतनी टीका है और चरक संहिता की हिंदी टीका है। और तीसरा जो है यहाँ पर इसके राइटर कौन है, तो राइटर कौन है, एक काशीनाथ काशीनाथ पांडे जी हैं और दूसरे गोरखनाथ चतुर्वेदी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है सत्यनारायण शास्त्री, है ना। तो जो प्रथम पद्म भूषण मिला था, किनको मिला था, सत्यनारायण शास्त्री को। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, सत्यनारायण शास्त्री जी हैं जो उनको प्रथम पद्म भूषण मिला था। और दूसरे जो प्रथम वैद्य रत्न की अगर बात करते हैं, तो श्री द्वारकानाथ तो उनको प्रथम वैद्य रत्न बोला जाता है। तो यहाँ से कोई भी हम संहिता पढ़ेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, और उसके एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड से पीजी के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद करते जाना है। तो यहाँ से क्या क्या, चरक संहिता की हिंदी टीका विद्योतनी किसने लिखी, काशीनाथ पांडे ने लिखी और गोरखनाथ चतुर्वेदी ने लिखी। इसलिए यहाँ से जो एक सत्यनारायण शास्त्री जी के प्रथम पद्म विभूषण जो है, कौन है, अपने सत्यनारायण शास्त्री जी हैं। और अगर प्रथम वैद्य रत्न की बात करें तो श्री द्वारका नाथ जी हैं, तो उनको आप लिख सकते हैं। अब नीचे आते हैं अपन, तो यहाँ पर देखिए पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, है ना, तो संपादक मंडल में है। तो यहाँ पर उनके बारे में हम मैंने क्या बोला था कि जब भी हम पढ़ेंगे तो उससे कुछ रिलेटेड मिलता है। जैसे यहाँ पर पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री जी का डिस्क्रिप्शन है, तो उसके बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हमको लिख लेना है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेमोरी में वो फिट हो जाते। तो पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री की दो बुक्स हैं, एक स्वस्थ व्रत समुच्चय और दूसरा जो है चिकित्सा दर्श है। तो ये दो क्वेश्चन जो है इससे हो गया। जैसे हम नीचे आते जाते हैं, तो चरक संहिता की फर्स्ट कमेंट्री की बात करें तो भट्टार हरिश्चंद्र है ना। तो भट्टार हरिश्चंद्र जो है, उन्होंने कौन सी टीका लिखी है, चरक न्यास। तो आप लोग सभी जानते होंगे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यवादी थे। तो अगर न्यास या न्याय की बात करेंगे तो कौन जो सच्चा आदमी होगा वही क्या करेगा, न्याय करेगा। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि जो भट्टार हरिचंद जी हैं, उन्होंने क्या किया, चरक न्यास बुक लिखा। और जो भट्टार हरिचंद जी हैं, उन्होंने खरनाथ संहिता का भी प्रति किया था, है ना। तो खरनाथ एक संहिता है, उसका प्रति संस्कार किया था। और चरक पंजिका जो है स्वामी कुमार ने लिखा था। फिर चरक संहिता विद्योतनी टीका अपन ने पढ़ लिया यहाँ पर। और मैंने बताया क्या, कि जो सत्यनारायण शास्त्री जी हैं, है ना, तो सत्यनारायण शास्त्री, इन्हें क्या बोला जाता है, प्रथम वैद्य पद्म भूषण। और दूसरा अगर वैद्य रत्न की बात करें तो कौन से हैं, सी द्वारका नाथ जी हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम कैसे याद रख सकते हैं, पद्म विभूषण, है ना। तो नारायण
किसके अवतार, नारायण मतलब विष्णु, विष्णु जी को कमल जो है पसंद है, श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हम श्री सत्यनारायण शास्त्री के को पद्म विभूषण के संदर्भ में याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अपन इसके यहाँ पर, अगर हम चरक संहिता की विद्योतनी टीका आगे पढ़ेंगे तो चरक सूत्र 30 चैप्टर में बोला गया है, सो अयम आयुर्वेद शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव नित्वात् स्वभाव संसित लक्षणत्वात्। तो ये जो है रेफरेंस आया है ना, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ का रेफरेंस है। ये जो है शाश्वत किसने बोला है, अनादि स्वभाव सिद्ध और नित्य किसने बोला है, आयुर्वेद को स्वभाव संसिद्ध लक्षण किसने बोला है, तो ये आचार्य चरक ने बोला है। तो ऐसे हमें इसको याद रखना है। फिर आते हैं अपन, आपने पढ़ा होगा भास्कर संप्रदाय, है ना, तो उनके भास्कर संप्रदाय के 16 शिष्य थे, है ना। उनके 16 शिष्यों में सभी जितने भी आयुर्वेद के वैद्य हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो और जो भास्कर संप्रदाय के हैं उन्होंने आयुर्वेद को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया था। तो अब अपन आते हैं 16 शिष्य में से कौन कौन है। तो और इन्होंने क्या किया है, जो है अपनी अपनी बुक लिखा है। तो जैसे पहले जो है धन्वंतरी जी हैं, तो धन्वंतरी जी उन्होंने कौन सी बुक लिखा है, चिकित्सा तत्व विज्ञान। तो धन्वंतरी को हम आयुर्वेद के क्या बोलते हैं, प्रवर्तक बोलते हैं। तो जितना भी चिकित्सा पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट है, उसका तत्व सार रूप कौन बताया, अपना धन्वंतरी जी ने भी बताया। तो इसलिए तत्व, चिकित्सा तत्व आता है तो वहां हमें क्या क्लिक करना चाहिए, आचार्य धन्वंतरी जी या भगवान धन्वंतरी जी को। और दूसरा आते हैं चिकित्सा दर्पण, तो दिवोदास को बोला जाता है। तो देवदास आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो इमेजिनेशन करते हैं अपने फेस का, तो वो दर्पण से करते हैं। या तो यहाँ से दास से हम दर्पण ले सकते हैं, दिवोदास से। तो चिकित्सा दर्पण किसकी है, दिवोदास की है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं पीजी में कि बुक का नाम दे देगा और उनके राइटर कौन है। तो चिकित्सा तत्व विज्ञान अपने धन्वंतरी जी की है, अगर चिकित्सा दर्पण दिवोदास की है, तीसरी है चिकित्सा कौमुदी। तो चिकित्सा कौमुदी किसका है, काशीराज का चिकित्सा कौमुदी है। तो का से हम याद रख सकते हैं, काशीराज जो है कौमुदी। और फिर आते हैं अपन चिकित्सा सार तंत्र। अश्विनी कुमार को क्या बोला जाता है, देव वैद्य बोला जाता है ना। तो इसलिए उनको बुक का नाम भी चिकित्सा सार तंत्र है। मतलब उसका जो भी चिकित्सा का सार है उन्होंने किसने लिख दिया, अश्विनी कुमार जी ने लिख दिया। अश्विनी कुमार यहाँ दो से लिया गया है ना। एक अश्विनी कुमार मतलब दो जुड़वा रूप में लिखा गया है, इसलिए जो अश्विनी कुमार की जो बुक्स है वो दो बुक्स हैं, एक चिकित्सा सार तंत्र और दूसरी जो है ब्रह्मज्ञ। इसके आप जो है नोट्स के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है वैद्य सर्वस्व। तो ये किसने लिखा है, नकुल ने लिखा है। दो हैं, एक नकुल, दूसरा सहदेव। तो सहदेव ने क्या किया था, व्याधि सिंधु विमर्दन। तो अगर सहदेव की बात करें तो सिंधु वर्ड से ले सकते हैं, तो वहां से क्या आ जाएगा, व्याधि सिंधु विमर्दन, सिंधु सहदेव। और वैद्यक सर्वस्व जो है नकुल का है। फिर आते हैं अपन ज्ञानार्णो। ज्ञानार्णो जो है किसने लिखा था, यम ने लिखा था। ज्ञानार्णव को क्या कहा जाता है, महातंत्र भी बोला जाता है। महातंत्र बुक का रचयिता कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो कौन है, यम है अपने। और च्यवन च्यवनप्राश
खाने से क्या होता है, जीवन बढ़ता है, तो इसलिए जीवादान को हम चमन ऋषि से याद रख सकते हैं। और फिर है वैद्य संदेह भंजन। तो वैद्य का संदेह का भंजन किसने किया था? जनक ने किया था। तो उनके वैद्य संदेह भंजन के रचयिता कौन है? जनक जी हैं। फिर सर्वसार। सर्वसार मतलब उन्हें ब्रह्मांड का सार, ये किसने बताया था? बुद्ध जी ने बताया था। उनको ही क्या बोला जाता है? चंद्र सुत बोला जाता है। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का सार या सर्वसार, ऐसे हम बुद्ध जी को याद रख सकते हैं। फिर आता है तंत्र सार, जवाल तंत्र सार, ऐसे याद रख सकते हैं। तो तंत्र सार किसकी है? जवाल जी की है। तो जवाल तंत्र सार ऐसे याद रखेंगे। और जांजलि, वेदांग सार जो है जांजलि का है। तो वेदांग सार जांजलि, अंजलि जो होता है उसका अंग का पार्ट है ना, तो वेदांग जो है सार कौन हो जाएगा? जांजलि मुनि से हम याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अपन निदान। तो निदान किसका लिखा हुआ है? आचार्य पैल का लिखा हुआ है। और एक होता है अंजन निदान, अलग से लिख लो आप। अंजन निदान किसने लिखा था? अग्निवेश ने लिखा है। और यहाँ पर निदान जो है पैल ने लिखा है। फिर आते हैं सर्वधर्म बुक का नाम है, किसने लिखा है? करव्य ने लिखा है। और द्वैध निर्णय जो है अगस्त ने लिखा। तो इस तरह जो है भास्कर संप्रदाय के 16 शिष्य हैं। और इन 16 शिष्यों को क्या बोला जाता है? षोडश व्याधि नासिका। तो षोडश व्याधि नासिका वर्ड अगर आता है किससे रिलेटेड है, तो ये हमें समझना चाहिए भास्कर संप्रदाय से रिलेटेड है। फिर आते हैं अपन, अगर यहाँ देखो, व्याधि प्राणसा भी जाने, एक चिकित्सा शास्त्र बीज बोला गया है इनको, 16 जितने आचार्य हैं, वैद्य हैं। और दूसरा जो है व्याधि प्राणसा बीजाणु। ठीक है, तो इस तरह हम धन्वंतरी को कैसे याद रख सकते हैं? उन्होंने तत्व दिया, चिकित्सा तत्व, इसलिए चिकित्सा तत्व विज्ञान हो गया। दिवोदास से यहाँ पर दा आया तो चिकित्सा दर्पण हो जाएगा। कसीराज से देखेंगे तो कौमुदी वर्ड आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कसीराज हो जाएंगे। चिकित्सा सार मतलब जो है चिकित्सा का सार किसने दिया? अश्विनी कुमार ने दिया। भ्रमग्न भी इनकी रचना है, अश्विनी कुमार की। और वैद्यक सर्वस्व अगर की बात करते हैं, एक होता है सर्वसार। सर्वसार किसकी है? सार जो है किसने बताया था? बुद्ध जी ने बताया था। तो सर्वसार जो है बुद्ध जी की है। और वैद्यक जो सर्वस्व है वो किसकी है? नकुल की है। ऐसे हम व्याधि सिंधु विमर्दन की बात करें तो सहदेव जी की है। और ज्ञानार्णव को क्या बोला जाता है? महातंत्र बोला जाता है। तो ये किसने बताया था? यम ने बताया था। फिर आते हैं अपन जीवदान। जीवादान, जीवादान मतलब जीवन का किससे बढ़ता है? च्यवनप्राश के खाने से बढ़ता है। तो जीवादान जो है हम चमन ऋषि के नाम से याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अपन वैद्य संदेह भंजन। वैद्यों में क्या हो गया? संदेह हो गया था, तो उसका भंजन किसने किया था? जनक जी ने किया था, है ना। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि वैद्य का संदेह हुआ था तो उसका भंजन किसने किया था? जनक जी ने किया था। तो वैद्य संदेह भंजन किसका है? जनक जी का। फिर अभी सर्वसार मैंने बताया बुद्ध जी का। तंत्र सार, जबाल तंत्र सार ऐसे याद रख सकते हैं। अंजलि जांजलि, अंजलि अंग का पार्ट है, तो वेदांग सार जो है जांजलि का है, इस तरह याद रख सकते हैं। निदान जो बुक है वो पैल ऋषि की है। और अंजन निदान एक बताया मैंने, वो किसकी बताया? अग्निवेश जी की बताया। सर्वधर जो है कर की है। और द्वैध निर्णय जो है अगस्त जी का है। तो ये जो षोडश ऋषि हैं उनको क्या बोला गया है? चिकित्सा शास्त्र बीज बोला गया है। और व्याधि प्राणसा बीजानी।
तो ये इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ब्रह्म वैतरण पुराण के 16वें अध्याय में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन आयुर्वेद को। यहाँ पर सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम सर्व फलोदायत्वात्, तो ये कौन बोला है? गंगाधर राय जी ने बोला है। तो गंगाधर राय जी कौन है? अपने जो चरक संहिता की संस्कृत टीका है जल्प कल्प तरु, उनके टीकाकार हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया है? सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम और सर्व फल को देने वाला होता है। तो ऐसा जो है रेफरेंस आता है कि सो अखिल शास्त्र विद्या आयुर्वेद को किसने बोला है? उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, गंगाधर राय हो गया, आचार्य चक्रपाणी हो गया, शिवदास सेन जी हो गया, ज्योतिष चंद्र सरस्वती हो गया। तो आपको गंगाधर राय पे टिक करना है। तो ये जो भी मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। फिर आते हैं अपन आयुर्वेद का कैसे अवतरण हुआ। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक दैव परंपरा होता है, एक लौकिक परंपरा होता है। दैव को ही अलौकिक परंपरा बोलते हैं, और जो लौकिक होता है, जो लोक का मतलब जो भूलोक में आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिक परंपरा बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है आयुर्वेद कहाँ से आया? ब्रह्मा जी ने की उत्पत्ति आयुर्वेद की किससे माना जाता है? ब्रह्मा जी से माना जाता है। तो ब्रह्मा जी ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। ठीक, दक्ष प्रजापति ने किससे दिया? अश्विनी कुमार को दिया। अश्विन कुमार ने इंद्र को दिया। इंद्र ने किसको दिया? भरद्वाज जी को दिया। तो यहाँ तक की जो परंपरा है उसको हम क्या बोलते हैं? अलौकिक परंपरा या देव परंपरा आयुर्वेद अवतरण का। फिर जो है भूलोक में आया, तो भूलोक का से आने से उसे लौकिक परंपरा स्टार्ट हो जाता है। तो लौकिक परंपरा में भारद्वाज ने किसको दिया? आत्रेय पुनर्वसु को दिया। आत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को दिया। ठीक है, तो 6 शिष्य में कौन कौन से हैं? अग्निवेश हो गया, वेल, जत्तु, कर्ण, हारित, पराशर, है ना। तो इन्होंने क्या है, इसमें से जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन थे? अत्रेय पुनर्वसु जी के अग्निवेश थे। तो उन्होंने क्या किया, जो है अग्निवेश, जो चरक संहिता का मूल तंत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्निवेश तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और अग्निवेश तंत्र को वो क्या था? गद्य रूप में था। उसको बाद में जो है आचार्य चरक ने रूपांतरित किया, उसको पद्य और गद्य फॉर्म दोनों में ही प्रेजेंट किया। तो अगर हम मूल संहिता की बात करें तो उसमें 41 चैप्टर नहीं थे। जैसे कल्प और सिद्धि के 12-12 चैप्टर और चिकित्सा अध्याय के 17 चैप्टर। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है अग्निवेश तंत्र, वैसे टोटल अगर चरक संहिता की बात करते हैं तो कितने चैप्टर होते हैं? 120 चैप्टर होते हैं। लेकिन अगर अग्निवेश मूल तंत्र में कितने चैप्टर हैं? तो उसमें से हम 41 चैप्टर क्या कर देंगे? उसको रिमूव कर देंगे। तो 41 चैप्टर अगर रिमूव करते हैं तो 79 चैप्टर ये किसके हैं? अग्निवेश मूल तंत्र के। तो इसको जोड़ा किसने था? तो इसको आचार्य द्रवल 4वीं शताब्दी के आए थे। उन्होंने कल्प के 12 चैप्टर, सिद्धि स्थान के 12 चैप्टर और चिकित्सा अध्याय के 17 चैप्टर उन्होंने ऐड किया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश जी हैं। और अगर प्रतिसंस्कर्ता जो है अग्निवेश तंत्र के आचार्य चरक हैं, और संपूरक करता अगर पूछता है तो हम उसमें क्या लगाएंगे? आचार्य द्रवल को लगाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपन भरद्वाज कौन है ना। तो भरद्वाज जो एक तो अगर लौकिक परंपरा किसके द्वारा आया था? आचार्य भरद्वाज जी के द्वारा आया था। दूसरा
इनको व्याकरण शास्त्र का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, व्याकरण के महारथ थे, इसलिए जो है अच्छी तरह से इन्होंने आयुर्वेद को सभी के समक्ष रखा। और इसमें बताया जाता है कि जो द्वाज, भारद्वाज मतलब द्विज से उत्पन्न होते हैं। तो बताया जाता है ब्रह्मा जी के उत्तत्य और बृहस्पति दो पुत्र थे। उत्तत्य की पत्नी ममता के साथ जो इनका विवाह हुआ था, लेकिन बृहस्पति और ममता के गर्भ से जो है भरद्वाज की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से वो द्विज से उत्पन्न हुए, उत्तत्य और बृहस्पति से, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, भारद्वाज बोला जाता है। तो यहाँ पर भारद्वाज जो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो लौकिक परंपरा में लाने के लिए कौन से आचार्य जिम्मेदार है, तो इसके लिए आचार्य भारद्वाज। फिर आते हैं अपन, यहाँ पर स्टार्ट होता है चरक संहिता का। अगर यहाँ पर रेफरेंस से ये बहुत बार पूछता है, ना ही ज्ञान अव्ययन कृष्ण ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। तो ये डिटेल जो है बाद में हम पढ़ेंगे जब विमान स्थान में आएंगे। तो ये जो रेफरेंस है चरक विमान 4 का रेफरेंस है, लेकिन अगर इधर ही देखें, अगर ज्ञान के पहले वी लग जाता है तो वो चरक विमान 7 का है ना। तो विज्ञान अगर लगता है तो चरक विमान 7 का है, और अगर ज्ञान वश रहता है तो वो रेफरेंस जो है विमान 4th चैप्टर का है। तो इस तरह हमें बहुत सारे डिफरेंशियल करके जो है श्लोक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके एग्जाम में रेफरेंस भी पूछते हैं कि ये जो है श्लोक दे दिया जाएगा आपको और उसका रेफरेंस पूछेंगे। तो इस तरह के अगर रेफरेंस पूछते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान से बारीकी से सारी चीजों को अच्छे से ही पढ़ना है। फिर आते हैं अपन, कृष्णो ही लोके बुद्धिमतम आचार्य शत्रुष्य अबुद्धि मताम। मतलब क्या बोला गया है कि जो वर्ड है पूरा सृष्टि है, उसमें जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उनसे सीखते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं होते उन सब के लिए जो है वो क्या है, शत्रु के समान है। तो ये रेफरेंस पूछता है कभी कभी। तो ये चरक विमान 8th चैप्टर का है। तो ये चरक जब हम विद्योतनी टीका पढ़ते हैं तो ये स्टार्टिंग में दिया है। तो इस तरह से हमें सारी चीजें शुरू में जो जो वर्ड या सेंटेंस आते जाते हैं उनको पढ़ते जाना है। फिर आते हैं अपन यहाँ पर जो है अगर चरक संहिता की आद्य उपदेष्टा की बात करते हैं तो आत्रेय पुनर्वसु जी हैं। उनका काल कब का बताया जाता है, 1000 ईसा पूर्व का बोला जाता है। और आत्रेय पुनर्वसु को क्या बोला जाता है, चंद्रभागा बोला जाता है या भागी बोला जाता है। उनके माता जी का भी नाम बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं चंद्रभागी जो वहां पर नदी है वहां उनका जन्म स्थल था। तो इस तरह से बहुत सारे विचार दिए गए हैं उसके संदर्भ में। फिर आते हैं अपन तंत्रकर्ता की बात करें तो तंत्रकर्ता में कौन है, आचार्य अग्निवेश जी हैं, ठीक है ना। तो जो इनकी रचना थी गद्यात्मक थी। गद्यात्मक का मतलब क्या है कि उसमें आपने देखा होगा बुक पढ़ते समय एक पैराग्राफ रहता है, फिर सेकंड 2 लाइन वो करके, तो वो जो है पद्यमय होता है। और अगर कंटिन्यूएशन में कोई श्लोक दिया रहा या सूत्र दिया रहा तो वो क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है। तो इस तरह आचार्य चरक का जो काल बताया 200 ईसा पूर्व बताया है, और मौर्य शुंग काल का बोला गया है। आचार्य चरक को जो है भाव प्रकाश संहिता में क्या बोला गया है, शेषनाग का अवतार भी बोला गया है। तो वो भी क्वेश्चन आ चुका है। वो ये पूछा था आचार्य चरक को शेषनाग का अवतार कौन सी संहिता में बोला गया है, तो वो भाव प्रकाश संहिता में और बोला गया है। और
चरक संहिता के जो अपन प्रतिसंस्कर्ता के रूप में इनको बोल सकते हैं। फिर आते हैं संपूर्ण करता। तो संपूर्ण किसने किया था? संपूरक का मतलब जो 79 चैप्टर थे उसमें से 41 चैप्टर जो है किसने ऐड किया है? आचार्य द्रविड़ ने किया है। वो कब किया था? 4वीं शताब्दी में किया था, गुप्त काल के समय। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। टोटल कितने स्थान बताए गए हैं? 8 स्थान बताए गए हैं टोटल। अगर हम चैप्टर की बात करते हैं, अध्याय की बात करते हैं, तो 120 चैप्टर बताया गया है। कुल अगर सूत्र की बात करें तो 9295 है। और टोटल अगर योग की हम बात करते हैं तो 1950 योग बताए गए हैं, फॉर्मुलेशन। अगर श्लोक की बात करें तो टोटल कितने श्लोक बताए गए हैं? 12 सहस्त्री, मतलब 12,000 जो है श्लोक बताए गए हैं। फिर आते हैं अपन स्थान विवेचन। यहाँ पर चैप्टर्स नेम बताए गए हैं। 120 चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है? तो टोटल 8 स्थान को 120 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर सूत्र स्थान में टोटल कितने, सूत्र स्थान को ही श्लोक स्थान भी बोला जाता है, उसको याद रखना आप लोग। और इसमें टोटल 30 चैप्टर हैं। निदान में 8 अध्याय हैं, विमान में 8 अध्याय हैं, शरीर में 8 अध्याय हैं, इंद्रिय में 12 अध्याय हैं, चिकित्सा में 30 अध्याय हैं। इसमें चिकित्सा में आचार्य द्रविड़ ने जो अंतिम के 17 चैप्टर हैं वो उसको ऐड किया था। ठीक, फिर आते अपन कल्प और सिद्धि में 12-12 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार से टोटल 41 चैप्टर जो है कौन ऐड किया था? आचार्य द्रविड़ ने किया था। फिर आते हैं अपन टीका में आते हैं। तो क्या बताया था मैंने? मोस्टली संस्कृत टीका, हिंदी टीका और अंग्रेजी की बहुत ही कम टीका है, लेकिन एक दो रहती है तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो अगर हम प्रथम टीका की बात करें तो क्या बताया था? चरक न्यास भट्टार हरिचंद ने दिया था। ये कब की, कौन सी सदी की है? ये इसमें 3 चीजें पूछा है। एक टीकाकार पूछेगा, और उसकी रचना कौन सी है, और उसका कौन सी शताब्दी का है ना? तो 3 चीजें याद रखना है। और ओवरऑल पूछता है कौन सी संहिता से रिलेटेड है, चरक का है या सुश्रुत का है या वाग्भट संहिता का है। तो इस तरह हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। तो पहली टीका कौन सी है? भट्टार हरिचंद, चरक न्यास, स्वामी कुमार पंजिका। तो स्वामी कुमार पंजिका, तो चरक पंजिका किसकी है? स्वामी कुमार की है। जिज्जट निरंतर पद व्याख्या, ये किसकी है? जिज्जट की है। और इन्होंने कब किया था? 9th शताब्दी में किया था। फिर आते हैं अपन परिहार वर्तिका। तो परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा, है ना? तो आषाढ़ में अपन देखेंगे तो वहां पर वर्तिका जो है कली वृक्ष की खुल जाती है। तो इस तरह हम परिहार वर्तिका जो है आषाढ़ वर्मा से याद रख सकते हैं। नरदत्त, तो नरदत्त मतलब अवदत्त, इसमें बृहत शब्द को हम डिनोट कर सकते हैं दत्त को। तो बृहत तंत्र जो प्रतीप है वो किसकी है? नरदत्त की है। और चरक चंद्रिका ये किसकी है? गयदास जी की है। गयदास को क्या बोला जाता है? चंद्रिकाकार भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप गयदास को क्या लिख सकते हैं? चंद्रिकाकार। फिर आते हैं अपन आयुर्वेद दीपिका। तो आयुर्वेद दीपिका किसकी है? चक्रपाणी जी की है। उन्होंने कौन सी शताब्दी में लिखा था? 11वीं शताब्दी में लिखा था। फिर चरक तत्व प्रदीपिका, तो चरक दत्त प्रदीपिका किसकी है? शिवदास सेन जी की है। उन्होंने कब लिखा है? 16वीं शताब्दी में। तो शिवदास, है ना? यहाँ पर तत्व प्रदीपिका। तो यहाँ पर कैसे याद रख सकते हैं? शिवदास सेन जो है प्रदीपिका एक, ये प्रदीपिका एक और है ना? और एक प्रतीप है। तो बृहतंत्र प्रदीप जो है नरदत्त की है। अगर चरक तत्व प्रदीपिका की बात करें तो वो शिवदास सेन की है। और चरक प्रदीपिका की बात करें तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती। और कल मैंने बताया था कि दीपिका
वर्ड, यहाँ भी दीपक का वर्ड आ रहा है, यहाँ भी दीप का वर्ड आ रहा है, यहाँ भी आयुर्वेद दीप का वर्ड आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल दीपिका वर्ड का रिवीजन करें तो आयुर्वेद दीपिका किसका है? चक्रपाणी जी का है। फिर एक होता है दीपिका, ये किसने लिखा था? सारंगधर संहिता में अपने काशीराम वैद्य जी ने लिखा था। फिर अगर गूढ़ार्थ दीपिका, गूढ़ार्थ दीपिका किसने लिखा है? रुद्र भट्ट जी ने लिखा है। फिर गूढ़ार्थ दीपिका है रुद्र भट्ट जी की, और गूढ़ार्थ दीपिका जो है अपने आड़मल जी की। और यहाँ पर चरक प्रदीपिका की बात करें तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती। तो इस तरह हम जो है इसको दीपिका वर्ड को जितने भी उससे रिलेटेड है एक साथ लिख लेंगे यहाँ पर। तो दीपिका तेल का के बारे में भी मैंने बताया था। दीपिका तेल का जो है कहाँ यूज करते हैं हम? कर्ण रोगाधिकार में यूज किया जाता है। तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह हम एक साथ सारी चीजों को याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अपन हिंदी टीका में आते हैं। तो हिंदी टीका में एक तो अपन ने विद्योतनी पढ़ी अभी, है ना? तो वो किसकी है? गोरखनाथ चतुर्वेदी और काशीनाथ पांडे जी की है। एक रविदत्त त्रिपाठी जी की आती है, वैद्य मनोरमा टीका। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की चरक चंद्रिका नाम से आती है ना? काशीनाथ, ये विद्योतनी टीका बता दिया मैंने। आत्री देव कृत, तो रविदत्त तो आप लोग बहुत पढ़ते हो, तो ऊपर कभी आपने देखा हो या नहीं देखा होगा, उसमें लिखा होगा वैद्य मनोरमा टीका। तो हमें ये सारी चीजें जो है एक साथ, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सारी चीजें पढ़ना है। फिर आते हैं अपन हिंदी टीकाकार में ही कृष्ण लाल कृत, जयदेव विद्या अलंकार और आत्री देव, ये जो है कौन है? हिंदी टीकाकार हैं। फिर आते हैं अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया? तो अविनाश चंद्र जी ने क्या किया था? 1891 में जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। और अंग्रेजी जो संस्करण है जामनगर में 1949 में 6 संस्करण में प्रकाशित किया था। किसने किया था? डॉक्टर प्राण जीवन मेहता ने किया था। 8वीं शताब्दी में सरक नाम से अरबी में अनुवाद किया था, हुआ था इसका। हिंदी भाषा में प्रथम जो है ट्रांसलेशन किसने किया? पंडित ज्वाला प्रसाद ने किया, वो लाहौर से थे। फिर मैंने पहले ही बताया गंगाधर राय ने क्या कहा था? अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, जो चरक संहिता है उसको बोला है। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, इसको भी याद रखेंगे अपन। आचार्य चरक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वास्तविक नाम उनका क्या है? कपिस्टल चरक है। उनके पिताजी का नाम विशुद्ध जी था, और उनके गुरु जी कौन थे? वैशम पायन जी थे। अब भगवान अनंत, मतलब ये अनंत जो है स्नाक के अवतार बोला जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है भाव प्रकाश संहिता में मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं अपन निवास स्थान की बात करते हैं। तो इरावती एवं चंद्रभागा नदियों के बीच में कपिस्थल और प्रांत जो है पंचनद। पंचनद ये जो है हम सिंध प्रांत को मान सकते हैं। पंजाब वाला जो एरिया है वहां पर आचार्य चरक का जन्म को मान सकते हैं। और दूसरा, अगर पतंजलि जी की बात करें तो उनका जो है ईस्ट में माना जाता है। तो आसाम में उनको जो है जन्म स्थल है। फिर आते हैं अपन द्रवल। तो आचार्य द्रवल जो है किसके? कपिलवल के पुत्र थे। उन्होंने चरक संहिता के 120 अध्याय में 41 चैप्टर को ऐड किया था, ये बता चुका हूँ। चरक संहिता की शैली जो है भाषा उपनिषद कालीन है, ठीक है। फिर चरक संहिता में किसका वर्णन मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रभाव अधिक मिलता है, ठीक। और चरक संहिता में
अगर चतुष्क का वर्णन कहाँ मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो 7 चतुष्क का वर्णन जो है चरक संहिता में मिलता है। तो नाम क्या क्या है? औसत चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, और निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अश्विनी करो योजना अन्नपान बनाने की। तो आ से क्या हो जाएगा? औसत चतुष्क हो जाएगा। स्व से क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य चतुष्क हो जाएगा। अग्नि से अश्विनी निर्देश चतुष्क हो जाएगा। क से कल्पना चतुष्क हो जाएगा। करो रो से रोग चतुष्क हो जाएगा। और जो छठवां है उसे योजना हो जाएगा। और सातवां जो है अन्नपान बनाने की, अश्विनी करो योजना अन्नपान बनाने की। तो ये क्या हो जाएंगे? 7 चतुष्क हो जाएंगे। और 2 जो है संग्रह स्थान बोले गए हैं। ठीक है, तो इसमें चिकित्सा स्थान के 1 से 68 विसर्प को छोड़कर वो ऐड किया हुआ उसका डिस्क्रिप्शन है ये। बाकी और ये सारी चीजें जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। भेषज कल्पना का व्यवस्थित अगर वैज्ञानिक विवरण कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। अगर डिटेल इस डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो कहाँ मिलता है? सारंगधर संहिता में मिलता है। लेकिन अगर व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णन का कहाँ मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता में लगभग कितने योगों का वर्णन है? 1950 योगों का वर्णन है। चिकित्सा स्थान में 800 योग, 1800 योग हैं टोटल। और रसायन में 63 योग का वर्णन है। और वाजीकरण में 50 योग का। तो ये इसकी काउंटिंग दी हुई, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि रसायन जो पाद है उसमें टोटल कितने योग का वर्णन किया गया है? तो 63 योग का वर्णन किया गया है। और वाजीकरण चैप्टर में कितने योग का वर्णन किया गया है? 50 चैप्टर का वर्णन किया गया है। तो पुरुष को षोडश कला किसने बोला था? आचार्य चरक ने बोला था। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 तरह के जो है आत्रों का आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। एक तो है भिक्षु आत्रेय। तो भिक्षु आत्रेय ने क्या किया था? 25 जगह पर भिक्षा मांगी थी, है ना। तो हम याद करने के लिए बोल रहे हैं 25 जगह पर, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन चरक सूत्र 25 चैप्टर में बताया गया है। दूसरा है कृष्ण आत्रेय जी। तो कृष्ण आत्रेय जी का वर्णन जो है एक चिकित्सा स्थान में भी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है फॉर्मुलेशन, लगभग 8 फॉर्मुलेशन को बनाया हुआ है। और दूसरा इन्होंने अष्टत्रिक का वर्णन किया है। अष्टत्रिक जो है चरक सूत्र 11 चैप्टर में वर्णित है। तो इसमें हम देखते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, जिसमें कि पहला है फला फलारिष्ट। तो फलारिष्ट कौन से रोगाधिकार में है? अर्श रोगाधिकार में। फलारिष्ट अर्श रोग में क्या? अगर हम फल की बात करें तो कोई भी अर्श में क्या होता है? एक मांस का आउटग्रोथ होता है। तो वहां से हम एक याद करने के लिए देख सकते हैं कि फलारिष्ट को अर्श में दे सकते हैं। दूसरा है नवायश चूर्ण, है ना। तो नवायश चूर्ण की बात करें तो आचार्य चरक ने इसे पांडु रोग में बताया था। अगर सुश्रुत की बात करें तो ये प्रमेय पीडिका में बताया है। और काश्यप ने इसे शोथ रोग में बताया है। तो जो चरक के नवायश लोह का निर्माण किसने किया था? अपने कृष्ण आत्रेय जी ने किया था। तो इसमें क्या क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर नवायश लॉ में कितने आयस की मात्रा कितनी होती है? तो सम मात्रा या 1/9 और 1/10वां भाग, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है? जितने भी 9 द्रव्य हैं, जैसे 9 द्रव्य कौन से होते हैं?
त्रिफला होता है, त्रिकटु होता है और त्रिमद होता है। तो ये टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 का ही आधा क्या होता है? अयश होता है। तो 50% जो है इसमें क्या रहेगा? अयश रहेगा। जितने द्रव्य रहेंगे 9 द्रव्य, उतना ही क्या रहेगा? अयश रहेगा। इसका अनुपान क्या बताया है? मधु और घृत बताया हुआ है। तो पहला जो योग है कृष्णात्रय का फलारिष्ट बताया है, उन्होंने कौन से रोग में बताया है? अर्श रोग में बताया है। और दूसरा जो है अपना नवायश्यूण, तो नवायश्यूण किस में बताया है? चरक में पांडु रोग में बताया। फिर आते हैं अपन बला तेल और अमृता तेल। तो अमृत का जो बल है वो किस में बताया है? वात व्याधि में। अमृत का बल मतलब हम कैसे याद रख सकते हैं? अमृत का बल है ना, तो वात व्याधि में श्रेष्ठ रहता है। तो जो अमृता तेल है और बला तेल है, इसको किसने बताया है? कृष्ण आत्रेय ने बताया है और इसे वात व्याधि में बताया है। तो अमृत का बल वात व्याधि में श्रेष्ठ रहता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अपन पौंड्रिक तेल, है ना। तो एक पौंड्रिक राजा थे, उनको क्या हो गया था? सिरो रोग हो गया था। तो अगर हम पौंड्रिक तेल की बात करें तो सिरो रोग में कौन सा तेल का यूज करेंगे? पौंड्रिक तेल का यूज करेंगे। फिर आते हैं अपन जीवनी घृत, वात रक्त में यूज किया जाता है। और फिर क्षार गुटिका और नागरादि चूर्ण, ये ग्रहणी रोग में यूज करते हैं। तो इस तरह जो है टोटल कितने 8 फार्मूलेशन बताए हैं कृष्णात्रेय जी ने। पहला कौन सा है? अपना फलारिष्ट हो गया, दूसरा नवयश्यून हो गया, तीसरा जो है क्या बताया? अमृत का बल वात व्याधि में श्रेष्ठ रहता है, तो अमृतादि तेल हो गया, और बलादि तेल हो गया। फिर प्रपौंड्रिक तेल जो है सिरो रोग में बताया है। जीवनी घृत जो है वात रक्त में बता दिया है। और क्षार गुटका और नागरादि चूर्ण जो है ग्रहणी रोग में बताया गया है। फिर आते हैं अपन अष्टत्रिक, है ना। तो अष्टत्रिक जो है चरक सूत्र 11 में बताया गया है। ऐसे ही पंचत्रिक बताया गया है। तो पंचत्रिक ये चरक चिकित्सा 24 चैप्टर मदात चिकित्सा में बताया गया है ना। तो वहां पर उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन किया है कि जब मद्य सेवन करना है तो पंच त्रिक का विचार करना चाहिए। ये जो पंच त्रिक है बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। फिर आते हैं अपन यहाँ पर बहुत सारे जो है उसमें दिया गया है जो महाकसाय हैं। तो महाकसाय के एक एक जीवनी में कौन सा श्रेष्ठ है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो बेसिक रेफरेंस आया है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल्य उत्तमम। तो आरोग्य मूल्य उत्तमम ये चरक सूत्र फर्स्ट का रेफरेंस है। उन्होंने क्या बताया है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे क्या बताया है? आरोग्य का मूल बताया गया है। ठीक है। फिर आते हैं अपन हेतु लिंग औषध ज्ञानम। ठीक है, इसको क्या बताया है? स्वस्थ आतुरम। तो इस किसका ज्ञान हो? हेतु और लिंग और औसत का अगर ज्ञान है तो वो स्वास्थ्य औसत के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आते हैं अपन सामान्य च विशेष गुणान द्रव्यानि कर्माण समवाय च। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन चरक सूत्र फर्स्ट में मिलता है। हिता हिता सुखम, ये वाला आपने श्लोक बहुत पढ़ा होगा, तो ये चरक सूत्र फर्स्ट का रेफरेंस है। शरीर इंद्रिय सत्वात संयोगे धारी जीवितम, है ना। तो ये यहाँ पर एक चेतना अनुवृत्ति आता है। तो चेतना अनुवृत्ति किसका पर्याय है? आयु का पर्याय है। वो कहाँ पर बताया है? चरक सूत्र में बताया है। और यहाँ पर क्या है? सत्य योगधारी जीवितम, धारी जीवितम और नित्य,
ये किसके पर्याय बताए हैं? आयुर के पर्याय बताए गए हैं। तस्य आयुषा पूर्णतमो वेदो वेदविता मतः। ठीक है, ये रेफरेंस पूछता है, सिंपल ये श्लोक दे देगा और पूछेगा कहाँ का रेफरेंस है। फिर आते हैं अपन सामान्य विशेष, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम और हास हेतु विशेषस्य। अगर हम सामान्य की बात करें तो तीन तरह के समान होते हैं। एक द्रव्य समान होता है, एक गुण समान होता है और कर्म सामान्य होता है। ऐसे विशेष की हम बात करें तो द्रव्य विशेष होता है, कर्म विशेष होता है और गुण विशेष होता है। तो अगर हम सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारण किस सामान्य के लिए बताया गया? तो ये जो है द्रव्य सामान्य के लिए बताया गया है। क्यों? कि यहाँ सर्व भावना मतलब सर्व जो है, जितने भी द्रव्य, अगर मांस कोई खाता है तो उसके मांस की ही वृद्धि होगी। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? द्रव्य सामान्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, फिर सामान्यम एकत्वम करम। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम शीत वीर्य वाले जो है औषधि का सेवन कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? हमें बल या ग्रहण करेगा। तो इस तरह से वो क्या करता है? एकत्व करता है। तो सामान्यम एकत्वम करम, तो ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा? गुण सामान्य को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आते हैं अपन तो तुल्यार्था नाम ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। तुल्यार्था ही सामान्यम मतलब जो हम काम कर रहे हैं, तुल्य वर्क कर रहे हैं, वो क्या होगा? उसका किसको रिप्रेजेंट करेगा? कर्म सामान्य को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो है द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य को जो है ये सारे उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है विशेष के बारे में हम कर सकते हैं। फिर ऐसे जो है चरक सूत्र में ये बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। मूलनी द्रव्य कितने हैं? तो जैसे हम मूलनी द्रव्य की बात करें तो टोटल कितने हैं? 16 द्रव्य बताए गए हैं। तो बमन है तो 3 बताया है, विरेचन के लिए 11 बताया, सिरो विरेचन के लिए 2 बताया। तो इसको याद करने के लिए, जैसे सिरो विरेचन द्रव्य है, उसको याद करने के लिए क्या कैसे याद कर सकते हैं? श्वेता की ज्योति है ना। तो पहला ड्रग कौन है? श्वेता है और दूसरी जो है ज्योतिषमती है। फिर आते हैं अपन वमन के लिए देखें तो वमन के 3 द्रव्य हैं, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं। हेमा की बिंबी सड़ गई, तो हेमवती हो गया, दूसरा बिंबी हो गया, तीसरा जो है क्षण पुष्पी हो गया, है ना। तो हेमा की बिंबी सड़ गई, तो ये जो है 3 क्या हो जाएंगे? वमन हेतु बताया है। फिर विरेचन के ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक है कि पहले तो जो मोस्ट कॉमन ड्रग है, जिसको हम जिन मूल का प्रयोग हम विरेचन के लिए करते हैं, जैसे श्यामा हो गया, रण त्रिव्रत हो गया और दंती हो गया, द्रवंती हो गया और सप्तला हो गया, है ना। तो ये 5 जो द्रव्य हैं ये एक साथ याद रख सकते हैं। श्यामा, तीव्रत, दंती, द्रवंती और सप्तला। फिर यहाँ पर बाकी के द्रव्य को याद करने के लिए ट्रिक है। गाय, अजा, अजा माने बकरी, हस्त हाथी हो गया, का क्षीर विष को अधो मार्ग से बाहर निकालता है। तो ये जो है 6 द्रव्य एक साथ याद रख सकते हैं। गाय मतलब गवाक्षी हो जाएगा, अज मतलब अजगंधा हो जाएगा, हस्त मतलब हस्तदंती हो जाएगा, अगर क्षीर से करेंगे तो क्षीरणी हो जाएगा, विष को तो विषाणिका हो जाएगा, अधो तो अधो गुदा जो है उसका। तो ये 6 द्रव्य हो गए। टोटल कितने द्रव्य होते हैं? मूलनी विरेचन द्रव्य 11 होते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। गाय अजा हस्त की क्षीर विष को अधोगुदा से बाहर निकालता है। तो इस तरह हम ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो अभी तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं।
बाकी जो जैसे जैसे हम अभी एक डेमो क्लास के जैसे बताया है आपको, इसके बारे में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे, तो हर चीज को याद करने के लिए अलग अलग कैसे याद रख सकते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। जब हम क्लास रेगुलर हो जाएगी तो अ, बहुत फास्ट नहीं पढ़ेंगे, और उसको जो भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है, तो आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे वो लिखवाते जाएंगे। और आपको साथ में चरक संहिता की, विद्योतनी टीका, जो भी हम संहिता पढ़ेंगे उसको साथ में रखना है और उसमें टिक मार करते जाना है। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको अलग से रजिस्टर में लिखते जाना है। तो इस तरह से वो सारी चीजें एक साथ कंप्लीट होती जाएंगी। अभी तो मैं क्या फास्ट पढ़ा रहे हैं, कल डॉक्टर तृप्ति ने भी थोड़ा फास्ट ही पढ़ाया होगा। तो ये अभी केवल डेमो के लिए था, तो इसलिए इसको और बहुत सारी जो है ट्रिक नहीं बता पाए या फास्ट बताए, आपको याद नहीं कर पाए होंगे या लिख नहीं पाए होंगे। तो वो जब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे उसको। तो उसमें आपका सभी कवर होता जाएगा, और कैसे याद रखना है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें एक वहीं पर बताया जाएगा। दूसरी चीज, जब भी हम पढ़ेंगे तो संहिता और नोट्स अपने पास रखेंगे, और सभी लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे, जिससे अपन वीडियो जो है कम्युनिकेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। और बाकी सब्जेक्ट वाइज फिर जो बुक्स हैं वो धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो आपकी क्लास जो है 10 तारीख से स्टार्ट होगी। इसके लिए जो फीस है 12,000 रखा है, जिसमें कि आपको 7 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए आपको शुरू में 6,000 जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है 1 महीने बाद आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो है 7 महीने का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा। इसमें पूरे थ्योरी क्लासेस 7 मंथ तक चलेंगी। उसमें से जो है क्लास का जो टेस्ट सीरीज है, एक सैटरडे को होगा, और पूरा जो मंथ का एक होगा। इस तरह 7 जो है मेजर टेस्ट होंगे, और वीकली जो है एक टेस्ट होंगे। तो इस तरह से 27 से 28, 30-32 के आसपास टेस्ट होंगे, और 1 साल तक पूरा जो है टेस्ट चलेगा। मतलब 7 महीने आपका कंप्लीट होने के बाद जो है 15-15 दिन का अंतराल में टेस्ट होंगे। तो इस तरह आप 10 से 11 महीने में बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसमें डिवाइडेशन रहेगा कि आपका जैसे सूत्र स्थान है, तो पहले चरक सूत्र का, फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है हम बढ़ाते जाएंगे। सूत्र स्थान, फिर वाग्भट का भी, सुश्रुत का भी, फिर निदान स्थान चरक का पहले लेंगे, फिर सुश्रुत का लेंगे, फिर वाग्भट का भी लेंगे, फिर चिकित्सा, ऐसे पार्ट में डिवाइड करके जो है हम उसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपका ये सारी चीजें बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आप लोग कंफर्मेशन 7 तारीख तक दे दीजिए सभी। फिर फीस जो है आपको रजिस्ट्रेशन 6,000 अभी देना पड़ेगा, और